जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए आज हम लेकर आए आपका साइंस का क्लास। और इससे पहले वाला था हिंदी का क्लास, उसी का ये होमवर्क है। होमवर्क में आपसे पूछे थे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो या किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक है या संकेतवाचक है या निषेधवाचक या इच्छावाचक। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य। सही आंसर देने वाले में है संस्कृति, लवली, सोनाली, वीना, काजल, निखिल, रोशनी, धीरज, आरती, रिया, प्रेरणा, प्रियंका, जुनेरिया। तो चलिए, अब आप सभी का नाम भी ले लिए हैं और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट। तो सेट जरूर लगाइए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन साइंस का कह रहा है कि ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहिएगा सर ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ल्यूकोपेनिया लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, एक ही जैसा देखने में लग रहा है, ये वाला नहीं होगा, ध्यान से लगाना है आप सभी को। ठीक है, ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक सवाल और यहाँ से याद रखिएगा, शरीर का सिपाही या शरीर का आर्मी पूछ ले कि कौन होता है, तो भाई WBC को कहा जाता है। अब कहिएगा सर WBC को काहे कहा जाता है, तो वजह यही है कि ये बीमारियों से लड़ता है। कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे शरीर के ऊपर, तो यही WBC यानी कि व्हाइट ब्लड जो सेल होता है वही उसको मारने का कोशिश करता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है WBC, इसलिए इसको शरीर का सिपाही या शरीर का आर्मी कहते हैं। ठीक है, और ल्यूकेमिया का मतलब भी ल्यूको, यहाँ पर जो ल्यूकेमिया में जो आपको ल्यूको शब्द मिल रहा है, ये किससे आया है, तो साइंस में इसका मतलब होता है सफेद। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, सफेद। तो वैसे भी अब याद रखिएगा, सफेद का मतलब क्या हो गया, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल मिल रहा है ना यहाँ पर नाम, तो इस प्रकार से भी रिलेट करके आपको याद रख लेना है। तो ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कहिएगा सर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि चंद्र सतह मतलब कि चंद्रमा की सतह, उस पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा, यानी कि चंद्रमा की सतह पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति यदि आसमान की ओर देखेगा तो उसको आसमान कैसा दिखाई देगा, हल्का पीला दिखाई देगा या नीला दिखाई देगा या नारंगी या फिर काला। देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा काला। चंद्रमा पर यदि देख रहा है खड़ा होकर के आसमान की ओर, तो भाई आसमान उसको काला दिखाई पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग यदि पृथ्वी पर खड़ा होकर के देखते हैं तो आसमान कैसा दिखता है, कहिएगा सर नीला दिखाई पड़ता है। समझिए ऐसा क्यों होता है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो हमारे ऊपर क्या है, कहिएगा सर वायुमंडल के कण बहुत सारे हैं ना, वायुमंडल है फैला हुआ, उसके ऊपर यहाँ से यदि सूरज की किरण पड़ता है, ठीक है, तो ऊपर से यदि सूर्य की किरण पड़ता है तो इस कण में टकरा करके ही हमारे पास पहुंचता है। तो टकराने के क्रम में होता क्या है, इसमें से कुछ किरण रिफ्लेक्ट भी होता है, इधर उधर परावर्तित भी होता है। और परावर्तित होने का गुण सबसे ज्यादा किस में है, कहिएगा सर सबसे ज्यादा जो परावर्तित होता है वो होता है बैंगनी कलर, है ना। तो बैंगनी या फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, नीला का, है ना। बैंगनी और नीला, इसका जो है रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा ये परावर्तित होता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है, यहाँ से जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीच में क्या फैला हुआ है, ये बैंगनी और नीला कलर फैल गया होता है, समझ गए। लेकिन चंद्रमा पर ये गुण होता ही नहीं है। चंद्रमा पर मतलब क्या है, ये वायुमंडल है ही नहीं, आप पढ़े होंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो जब वायुमंडल है ही नहीं, वहाँ पर धूल कण है ही नहीं, तो जब वहाँ पर सूर्य किरण पड़ेगा तो सीधे कहाँ पर, चंद्रमा पर चले जाता है, टकराता ही नहीं है बीच में कहीं जो कि रिफ्लेक्ट हो और फिर हमें नीला दिखाई पड़े। इसीलिए वहाँ पर हमेशा काला ही दिखाई पड़ता है, समझ गए ना। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर चंद्रमा वाला बोला, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पर काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हम लोग के पास यहाँ पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसीलिए हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है। याद रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, युगलिना दे रखा है, अमीबा दे रखा है और पैरामीशियम दे रखा है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, 1 3 सही है या 2 3 सही है या सभी सही है। तो भाई मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहिएगा सर इनमें सभी विकल्प सही है। युगलिना भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा भी और हैं, ठीक है, आपको 4-5 हम नाम लिखवाते हैं, उसको लिख लीजिए, उसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको लिखवाते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोटबुक में जो यदि आप नोट कर रहे हैं तो लिखिएगा युगलिना एक कोशिकीय जीव है, इसके अलावा अमीबा हो गया, इसके अलावा आपका पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा आप बैक्टीरिया लिखिए। ठीक है, बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं हिंदी में, बैक्टीरिया तो उसका इंग्लिश नाम है, लेकिन ये नाम भी हिंदी में कई बार लिख दिया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या लिख दिए हम, बैक्टीरिया की जगह बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया लिख लीजिए। इसके अलावा एक लिखिए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ना यहाँ पर सिर्फ हम बै लिख देते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के भी नाम से जाना जाता है, इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नील हरित शैवाल।
तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सारे के सारे एक कोशिकीय है आपका, है ना, तो याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार से, इसी से रिलेटेड है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। बहुकोशिकीय नहीं है इसका मतलब एक कोशिकीय है, ठीक है। तो आपको एक कोशिकीय बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो कहिएगा सर कवक तो एक कोशिकीय नहीं है, अभी आपको लिखाए हैं। स्पायरोगायरा भी नहीं है और हाइड्रा भी नहीं है, बच क्या गया? कहिएगा सर पैरामीशियम, है ना। अभी आपको लिखाए थे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इस प्रकार आप छांट सकते हैं, इसलिए बोले कि ऑप्शन जो आपको लिखाए है ना उदाहरण, वो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो कौन सा ईंधन है, पर्यावरण स्नेही है वो। तो पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी या डीजल। तो इनमें सबसे जो पर्यावरण स्नेही सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कि हम सीएनजी बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। वाहन वगैरह जो भी चलता है काफ़ी धड़ल्ले से ये सरकार इसका बढ़ावा दे रहा है सीएनजी का, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एलपीजी तो हम लोग का जो है घर में खाना वगैरह जो बनता है वो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पूछ रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो बताइए उसका प्रतिरोधक क्या होगा। प्रतिरोधक घटेगा या स्थिर रहेगा या बढ़ेगा या फिर उपयुक्त, सभी सही है। तो सभी तो सही हो ही नहीं सकता, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ध्यान रखिएगा, बढ़ता है। घटता है जो लगाए हैं गलत है। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ये छोटा सा तार है, ठीक है, ये छोटा सा तार है, इसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं। तो करंट जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो गमन करता है वो उसको यहीं से यहीं तक दूरी उसको पार करना होगा। मतलब यदि इस तार में प्रतिरोध है तो प्रतिरोध वाला रास्ता उसको कहाँ से कहाँ तक पार करना होगा, यहीं से यहीं तक ना पार करना होगा। लेकिन यही तार को हम खींच करके और बड़ा कर देते हैं, इसी को खींच करके हम यहाँ तक कर दिए, ठीक है, इतना लंबा कर दिए। अब जो करंट है यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसको यहाँ से घिसते हुए यहाँ तक आना है, क्योंकि प्रतिरोध तो वही करता है ना, उसको करंट को रोकता है। तो यहाँ तक यानी कि वो उसको झेलेगा, समझ रहे हैं। तो प्रतिरोधक उसका बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रतिरोधक भी बढ़ेगा, ना कि घटेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को हम लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोधक बढ़ जाता है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी एक सही है बाकी 3 गलत है। तो बताइएगा, मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कौन सा कथन सही है? तो कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, यह बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण कौन कौन करते हैं लिखिएगा। जैसे हरे पौधे जो हो गए, हरे पौधे जितने भी हैं हम जो पृथ्वी पर देखते हैं सब प्रकाश संश्लेषण करता है। शैवाल जो होता है जो पानी के अंदर होता है वो भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। साइनोबैक्टीरिया जो अभी आपको बताएं नील हरित शैवाल, वो एक कोशिकीय होता है लेकिन वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। क्योंकि तीनों के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और अपना भोजन बना लेता है। कवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो वजह क्या है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, और यह कथन बिल्कुल सही भी है। कहिएगा सर मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, ये गलत बात है। मोनेरा जो है एक कोशिकीय होता है। जो आपको अभी एक कोशिकीय वाला लिखा है ना उसमें मोनेरा नहीं लिखा है, उसमें मोनेरा भी आप डाल दीजिए। इसके अलावा प्रोटिस्टा जो होता है यह सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, कहना गलत है। यह सदैव अधिकतर ये जो है एक कोशिकीय ही होते हैं। किसी किसी केस में ये बहुकोशिकीय मिल सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल नाम मात्र का ही होता है। आपको प्रोटिस्टा के बारे में एक कोशिकीय ही याद रखना है, ठीक है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा भी उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों कथन हो जाएगा गलत आपका। बाकी कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है कहना बिल्कुल गलत है। कवक में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जो पेड़ पौधे का जो सेल होता है उसमें भी कोशिका भित्ति होता है और कवक में भी कोशिका भित्ति होता है, ध्यान रखिएगा। पेड़ का जो बना होता है कोशिका भित्ति वो काइटिन प्लस सेल्यूलोज का बना होता है और इसका काइटिन प्लस हेमीसेल्यूलोज का बना होता है, याद रहेगा ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जीवन का भौतिक आधार है डैश, इस खाली स्थान में भरना है। भोजन है या फिर जीव द्रव्य है या कोशिका है या केंद्रक है।
जीवन का भौतिक आधार। मेरे भाई जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे ना तो जीव द्रव्य लगाइएगा। ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट। जीव द्रव्य को हम जीवन का भौतिक इकाई या भौतिक आधार बोलते हैं, ध्यान रहेगा ना। अच्छा, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि हमारे जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, कई बार साइटोप्लाज्म आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है, रहेगा ना याद। अब जीव द्रव्य क्या है, मतलब हमारा शरीर जो है कोशिका से बना है, तो कोशिका के संरचना में बीच में जो पाया जाता है ना, वो एक तो केंद्रक होता है, लेकिन उसके बगल में जितना भी लिक्विड तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ टाइप का होता है, वो होता है जीव द्रव्य। उसी में आपका जितना भी कोशिकांग, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, राइबोसोम पढ़े हैं, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी पढ़े हैं, जितना भी लाइसोसोम वगैरह पढ़ते हैं, सब इसी में पाया जाता है, इसी जीव द्रव्य में सब मौजूद रहता है ना। तो ये कोशिका का सबसे मेन भाग होता है और इसी में सारा कोशिकांगक मौजूद होता है, तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, और ये जीवन की भौतिक आधार है, याद रहेगा। करेक्ट आंसर होगा बी, ये हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए ये क्या कह रहा है, सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बताइएगा सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत पादपों पर किसका उत्पादन करता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, ये ह्यूमस का उत्पादन करता है। कैसे, समझिए। जैसे कोई भी जीव जंतु हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, पेड़ पौधा हो गया, या कुछ भी हो गया जो हम लोग धरती पर छोड़ देते हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें कीड़े वगैरह लगने लगता है, और धीरे धीरे वो कीड़ा उसको खा करके नष्ट कर देता है। जैसे आप समझिए, आपके जो खेत वगैरह होते हैं, खेत में कहीं पर भी कोई भी जीव जंतु मर गया तो उसको फेंक दिए, धीरे धीरे देखिएगा उसमें कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा उसको खा करके पूरा पतला छोटा छोटा भाग में उसको तोड़ देता है, और धीरे धीरे देखिएगा वो मिट्टी में मिल जाता है, और वहाँ का मिट्टी जो है भुरभुरा आकार का हो जाता है ना, उसका कलर भी हल्का हल्का मिट्टी का देखिएगा वहाँ पर चेंज हो जाता है। उसी मिट्टी को ह्यूमस कहा जाता है, समझे। तो वो कौन करता है, यही सूक्ष्म जीव करता है। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिलकर के उसको तोड़ने का काम करता है, और हम लोग नेचर में हैं, अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं, वो किसका देन है मेरे भाई, इन्हीं सूक्ष्म जीवों का देन होता है, समझे। वो उस चीज़ को तोड़ पाता है, नहीं तो सोचिए ना कि कितना भी चीज़ अभी जो भी मरता है, जितना भी जीव जंतु मर गया या फिर कुछ भी हो रहा है, या पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, वो पृथ्वी में वापस गल करके सड़ेगा ही नहीं, ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, जैसे प्लास्टिक पड़ा रहता है। समझिए सारा जिंदगी कैसा हो जाता है, इंसान को जीना मुश्किल हो जाता। तो ये एक दूसरे पर आश्रित होता है हर कोई, समझे। तो ये सूक्ष्म जीव सोच सकते हैं हमारे नेचर का हीरो है ये, समझे। तो जो मिट्टी ये बनाता है ना, भुरभुरा आकार का, कलर चेंज कर देता है ना, उसी को ह्यूमस कहा जाता है। कह रहा है ना कि उत्पादन ये किस चीज़ का करता है, तो ह्यूमस का उत्पादन करता है। बालू का उत्पादन नहीं करेगा, कास्ट माने तो लकड़ी होता है, ये भी उत्पादन ये नहीं करता है ना। और कुकुरमुत्ता किसको कहते हैं, जो मशरूम आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना मशरूम, उसको हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है। ये तो मृत पादपों पर उगने वाला जीव होता है, ठीक है ना। ये उत्पादन इसको नहीं बोल सकते, ये ऑटोमेटिक उगता है ना, जो मशरूम होता है। ये कोई सूक्ष्म जीव इसको उत्पादन नहीं करता। सूक्ष्म जीव जो उत्पादन करता है वो ह्यूमस कहलाता है, याद रहेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। पढ़े ना मेरे भाई अष्टक नियम, लेकिन अष्टक नियम का अपवाद है कौन है, फंसा सकता है ये क्वेश्चन आपको, ध्यान रखिएगा। बोरोन को अष्टक नियम का अपवाद माना गया है। देखिए कहिएगा सर नियोन तो सर ये अष्टक पूरा करता है, ये तो सर अक्रिय गैस हम लोग पढ़े हैं नियोन। इसके अलावा आर्गन भी आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये भी क्या है, तो मेरे भाई ये भी अष्टक नियम का पालन करता है, ये भी अक्रिय गैस है। कहिएगा सर कार्बन को हम अक्रिय गैस कैसे मान लिए, तो मेरे भाई ये अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला CH4, यानी कि C के पास ये गुण है कि इसको चारों तरफ से H जब मिल जाता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन बोरोन जो होता है वो हमेशा संयोजक बॉन्ड बनाता है, मतलब कि इसका जो है परमाणु संख्या होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो संयोजकता इसका 3 निकलता है। या 3 ना किसी को देने का क्षमता ये रखता है और ना ही ये 3 लेने का क्षमता रखता है। जब भी ये बनाता है सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, इसका अष्टक कभी पूरा होता ही नहीं, ये अपवाद है। बस इसको याद रखिएगा कि बोरोन जो है वो अष्टक नियम का अपवाद है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पर अष्टक पूरा कर लेता है किसी न किसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। कौन है विजातीय मिश्रण, विलयन, प्रलंबन, या फिर विलयन और निलंबन दोनों, या ना ही विलयन ना ही निलंबन। देखिए प्रलंबन को ही प्रलंबन कहिए या फिर इसी को निलंबन कह दीजिए, एक ही बात है ना। इसलिए ऑप्शन में अगला आपका देखिए विलयन दे रखा है और एक निलंबन दे रखा है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा प्रलंबन या फिर निलंबन। ध्यान रखिएगा कौन एक विजातीय मिश्रण है। तो विजातीय मिश्रण किसको कहते हैं, जो जैसे पानी में हम बालू घोल दें तो हमको देखते हैं वो बालू उसमें अच्छे से मिलेगा नहीं, वो तो नीचे बैठ जाएगा।
तो यदि लिक्विड में जो हम कण मिलाए हैं अच्छे तरीके से वो मिल जाए, उसको हम कहते हैं सजातीय मिश्रण, यानी उसी को हम विलयन भी बोलते हैं। लेकिन अच्छे से नहीं मिले, उसी को हम लोग कहते हैं निलंबन, या फिर इसी को प्रलंबन कहते हैं। तो याद रहेगा ना, विलयन और निलंबन दोनों नहीं होगा, और इसमें भी विलयन मिल गया इसलिए ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वो प्रलंबन या फिर निलंबन कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विजातीय मिश्रण को प्रलंबन और सजातीय को विलयन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहे भाई, कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी कि हट जाना, ऑक्सीजन का हटना कहिएगा सर, उसको हम अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीजन का हटना O माइनस लिख दिए, याद रहेगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन, याद रहेगा। अच्छा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, कहिएगा सर, उसको हम उपचयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन, और इंग्लिश में इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। देखिए याद कैसे रखिएगा, ऑक्सी माने ऑक्सीजन का, ऑक्सी, इसमें देखिए ऑक्सी है, इसमें कहीं ऑक्सी है नहीं है ना, तो ऑक्सी जिसमें है मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और उसी को हम उपचयन कहते हैं। अच्छा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसमें पक्का है कि हाइड्रोजन हटता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन, याद रहेगा। और रिडक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है, यानी कि इसमें क्या होगा, कहिएगा सर, हाइड्रोजन जो है ये जुड़ता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा, हिंदी में इसी को अपचयन कहेंगे। ये शब्द याद रखिएगा। रेलवे का ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है, हर बार रेलवे पूछता है। लेकिन आप लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे भी पूछ सकता है। साइंस का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना, अपचयन और उपचयन वाला, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, काफ़ी फेमस चैप्टर है ये, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। विलयन कैसा है, कहिएगा सर उदासीन है। तो बता सकते हैं आप सभी लोग, इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो कहिएगा सर, काफ़ी बार बता चुके हैं ना, जो यदि विलयन उदासीन है वो उसका पीएच मान 7 हो जाएगा ना, बीच में होता है 7। यदि 7 है तो उदासीन है, इधर घटेगा 6 5 के और आएगा, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग अम्लीय है। कैसा है मेरे भाई, अम्लीय है। और यदि इधर बढ़ते जाएगा, है ना, 8 9 होते जाएगा, या 7.4 7.3 कुछ भी हो जाए, 7 से ज़्यादा होगा, 7.1 भी हो जाएगा, तो कैसा होगा, हल्का क्षारीय होगा। लेकिन होगा तो क्षारीय, शायद समझ गए, इधर होगा तो अम्लीय, इधर होगा तो क्षारीय। एग्जाम में एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। तो भाई सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है, लिख लीजिए कहीं पर, सोरेनसन, सोरेनसन या सोरेनसन लिख लीजिए, याद रहेगा ना। इसी ने खोज किया है पीएच स्केल का। ठीक है, उदासीन है तो फिर 7 होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। यानी क्वेश्चन का कहने का सीधा मतलब है कि वह सूक्ष्मतम कण कौन सा है जो कि स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व में रह सकता है, अकेले रह सकता है, वो कौन सा सबसे छोटा कण है। तो भाई मेरे यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर अणु हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे, जैसे आप ऑक्सीजन कोई तत्व ले लीजिए, ऑक्सीजन, तो इसके बीच में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के परमाणु में बीच में आप पढ़े होंगे, जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है और उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। यानी कि एक तत्व के एक परमाणु में ये तीनों चीज मौजूद होता है, ये अकेले कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अणु क्या है, कहिएगा सर अणु, जैसे कि 2 तत्व मिल जाता है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को हम मिला दिए तो क्या बन जाएगा, O2 बनेगा, ये एक अणु है और यह स्वतंत्र अवस्था में मिलता है हमको, समझ ना। तो ऑक्सीजन आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन O2 आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो 2 तत्व यदि मिल जाए उसी को हम कहते हैं क्या, अणु बोलते हैं। और यदि सिंगल अवस्था में हो तो उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अणु से भी छोटा होता है, ठीक है ना, तो याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में पूछा जाए तो फिर अणु होता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपसे, सवाल को बड़ा कर लें क्या, आइए कर ही लेते हैं बड़ा थोड़ा सा। पूछ रहा है कि एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है, बताइए मेरे भाई। ऊष्मा शोषी में क्या होगा, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है या जिसमें अवशोषित होती है, या ना ही विमोचित और ना ही अवशोषित, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, शब्द से ही स्पष्ट है। ऊष्मा शोषी माने क्या, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, उसको अवशोषित बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। और विमोचित किसको बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा जो है बाहर निकल रहा हो। प्रतिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, माने ऊष्मा को छेप करके अलग कर दे रहा है, तो उसको ऊष्मा छेपी या विमोचित कहते हैं। और ऊष्मा शोषी किसको कहते हैं, जिसमें ऊष्मा जो है सोख ले रहा है, तो उसको ऊष्मा शोषी कहेंगे। ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें, समझ गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान, जिसको कि हम लोग पिच बोलते हैं, ये कौन निर्धारित करता है। कोई भी ध्वनि है उसका पिच कौन निर्धारित करता है।
बताइए, आयाम है, आवृत्ति है, प्रबलता या तरंग दैर्घ्य। देखिए मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर ना आवृत्ति लगाइएगा। इंग्लिश में इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं कहिएगा सर? FREQUENCY, ऐसा ही होता है ना कुछ इंग्लिश। हाँ, तो जैसा भी होता है ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि यानी कि ध्वनि का जो पिच होता है वो किस पर निर्धारित होता है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब क्या है? जैसे प्रति सेकंड कंपन की संख्या, नॉर्मली समझिए जैसे ये कोई ध्वनि का ये जो है इसी प्रकार से इसको दिखाया जाता है। तो यानी एक बार इस प्रकार से, एक बार श्रिंग हुआ, एक बार गर्त हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? एक कंपन हो गया। फिर अगला इस प्रकार से स्टार्ट हुआ, फिर इस प्रकार से, इसको दूसरा कंपन बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है? ध्वनि का जो पिच होता है ये निर्धारित करता है ये कंपन की गति, एक सेकंड में कितना जो है ये कंपन कर रहा है, यही निर्धारित करता है। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा, आवृत्ति को मापते किस में है? तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक मेरे भाई होता है हर्ट्ज। आप सभी लोग पढ़े होंगे, संकेत कुछ इस प्रकार से होता है HZ। ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतलन करना होता है। सुपर कूलिंग किसको कहते हैं? यदि किसी द्रव को हम गलनांक से नीचे उसको ठंडा करें, उसको हम कहेंगे सुपर कूलिंग, या हिमांक से नीचे, या गलनांक पर, या गलनांक के ऊपर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मेरे भाई, पहले इसका आंसर समझिए क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हिमांक से नीचे। अब देखिए इसको समझाते हैं इसमें होता क्या है। तो नॉर्मली जो कोई द्रव होता है वो मेरे भाई कितने डिग्री पे जम जाता है? कहिएगा सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जम जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो सुपर कूलिंग की अवस्था होता है ये कब आता है? जब उसको हिमांक से भी नीचे हम उसको ठंडा करें, यानी कि या तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड या -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी चीज़ को हम ठंडा करते हैं, तब जा करके वो सुपर कूलिंग की अवस्था में आता है। अब कहिएगा सर इसमें होता है कि आप लोग कहीं पे वीडियो में देखे होंगे बोतल में पानी भरा हुआ होता है और उसको थोड़ा सा उस पर टच करता है तो पूरा बर्फ तुरंत बन जाता है। उससे पहले वो द्रव की अवस्था में होता है, उसी को कहा जाता है सुपर कूलिंग की अवस्था। मतलब बोतल में आप पानी भरे हुए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर धूल कण हल्का हल्का होता है, वो तभी जम पाता है। यानी कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं से एक जगह सारे कण चिपकना शुरू होता है और पानी के सारे कण जम जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। लेकिन जो सुपर कूलिंग वाला अवस्था होता है ना, उसमें पानी में ना ही गंदगी है, ना ही एनवायरनमेंट में कहीं गंदगी है, तो वो जा करके पूरा एकदम -10 डिग्री जाएगा, -15 डिग्री पे जाएगा, तब जा करके वो धीरे धीरे, वो भी जमता नहीं है, फिर भी लिक्विड अवस्था में ही होता है। उसमें जब तक कहीं बाहरी आघात उस पर नहीं पड़ेगा, जब तक उसको थोड़ा सा टच नहीं कीजिएगा, तब तक वो जमेगा। मतलब टच जैसे कीजिएगा बस इसके कण तुरंत एक दूसरे को जकड़ लेता है और जा करके तुरंत वो जम जाता है। तो यही होता है, इसको समझाने के लिए आपको समझाएं बस। सुपर कूलिंग की अवस्था ध्यान रखिए, उसको हिमांक से भी नीचे ठंडा करना होता है, लगभग -10 से -15 से भी नीचे जाना होता है, तब जाकर के वो सुपर कूलिंग की अवस्था में आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कैसा होता है? वस्तु की गति बढ़ेगी या कम होती है या रुक जाएगी, है ना, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो भाई मेरे इसको समझाते हैं। जैसे नॉर्मल समझिएगा, ये है आपके साइकिल का चक्का, ठीक है, और ये गति कर रहा है आगे। अब किसी का भी मान लीजिए, साइकिल है, मोटरसाइकिल, कुछ ही का भी मान लीजिए, ये आगे की ओर गति कर रहा है। बीच में भाई लगा हुआ है यहाँ पर ब्रेक। तो जब ब्रेक इसको कस करके जकड़ता है तो तुरंत तो ये रुकता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तो देखिएगा ये बढ़ रहा है इधर, और ब्रेक जब लगता है ऐसा लगेगा कि ब्रेक इसको पीछे की ओर धकेल रहा है। मतलब समझ रहे हैं, चक्का आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन ब्रेक जब लगता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा, वस्तु जिस और गति कर रही है, गति के विपरीत दिशा में यदि बल लग रहा हो तो वस्तु की गति क्या होगी? तो भाई तो जाहिर सी बात है, वस्तु की गति रुकेगा। जब उसकी विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? कम होती है। कम होती है, डायरेक्ट तुरंत नहीं रुकता है, वो धीरे धीरे रुकता है। इसलिए आपको लगाना है ऑप्शन सी पर कि क्या होता है। कहिएगा सर कम होती है, और एंड में जाकर के वो पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन लगाना है आपको किस ऑप्शन पर? कहिएगा सर सी पर लगाएंगे, कम होती है। अच्छा, इस अवस्था को कहते क्या हैं? कई बार यही पूछ लिया जाता है भाई। इसको मंदक बल बोलते हैं। इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? यदि लगाया गया बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लग रहा हो वो बल, तो उसको हम लोग कहते हैं मंदक बल। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। आइए मेरे भाई देख लेते हैं इसको भी, ये क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा कि ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले इसी में छुपा हुआ है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो भाई ब्रायोफाइट को कहा जाता है। पहले तो यही आप याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ब्रायोफाइट को ही उभयचर क्यों कहा जाता है पादप जगत का? तो भाई ध्यान रखिएगा, उभयचर वाला शब्द आया है तो कहेंगे सर वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। अब कहिएगा सर ये ब्रायोफाइट है क्या? कोई
जानवर वगैरह है क्या? भाई ब्रायोफाइट जानवर नहीं है। कई सारे लोग पढ़े भी होंगे बायोलॉजी में प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, है ना। उसमें होता क्या है मेरे भाई, यानी कई प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं तो सबको अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिया गया है, जिसका लक्षण एक दूसरे से मिलता जुलता है, उसी को हम लोग एक दूसरे के अंतर्गत रख देते हैं। तो उसी में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो कि उभयचर पादप की तरह, यानी कि जल और थल दोनों में पाया जाता है, तो उसी को हम ब्रायोफाइट उसका नाम दिए हैं कि भाई ब्रायोफाइट में वही रहेगा जो जल और थल दोनों में पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का वर्ग है, ठीक है। यानी इसमें हम क्या रखते हैं, जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसी को इसके अंतर्गत रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट। अब याद रहेगा, ब्रायोफाइट कोई पौधा नहीं है, बस ये वर्ग का नाम रखा गया है, ठीक है। इसमें कई सारे प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं जो कि जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो लाल, नारंगी या फिर पीला रंग किस वजह से होता है, यही पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहिएगा सर कैरोटीनॉइड के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण होता है। यदि लाल पूछे, नारंगी और पीला रंग, ये तीनों सम्मिलित रूप से पूछे तो आपको कैरोटीनॉइड पे लगाना है। लेकिन यदि सिर्फ आपसे पूछे कि लाल रंग किसके कारण होता है, पत्तियों का लाल रंग, और वो ऑप्शन में यदि एंथोसाइनिन मिल जाए तो समझिए सबसे सटीक आंसर यही वाला होगा, एंथोसाइनिन। ध्यान रहेगा ये शब्द एंथोसाइनिन। इसी की वजह से पत्तियां लाल रंग का होता है, लेकिन लाल हो, नारंगी हो, पीला हो, है ना, इस प्रकार से यदि मिश्रण वाला पत्ती का कलर हो रहा है तो कैरोटीनॉइड के कारण हो रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये प्रकार का वर्णक होता है, ठीक है, पिगमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी नहीं है। अब बताइए, एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। जो पीछे क्लास को ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से लेक्चर को सुने हैं, उसको इसका जवाब आसानी से आ जाएगा। जुगलिना, अमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा में कौन है जो कि एक कोशिकी नहीं है? बाकी तीन तो इसमें एक कोशिकी ही है, कौन नहीं है वही आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। इसके अलावा आप सभी का स्कोर क्या रहा है ना, वो आपको कमेंट करके भी बता देना है साथ में, ठीक है। पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, है ना, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बीके स्टडी कॉर्नर, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल। 400+ अभी उसमें सब्सक्राइबर हैं। और हाँ, आप सभी यदि पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक आप सभी को दे दिए हैं, क्लिक करिएगा लिंक पर तो सारा क्लास दिख जाएगा। या फिर चैनल पर भी जाइएगा तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा ना, तो लेटेस्ट में यही वाला प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, बिहार डीलेड वाला। तो सारा क्लास देख लीजिएगा, जो भी छात्र नहीं देखें, इंपॉर्टेंट है, सारा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।